हेलो स्टूडेंट, इस लॉकडाउन के समय पे आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो सीखने में मैं आपसे बात करूँगा रिस्पायरेशन के टाइप्स के बारे में। एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर उसके साथ में दोस्तों हमारे पास वक्त बचता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स जिम्मेदार होते हैं और किस तरीके से फंक्शंस अपना ऑपरेट करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑर्गन्स हैं वो। खैर दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल भी पढ़ना है। तो इंटरनल वाला जो बहुत ही ज़्यादा जो ब्रीफिंग होती है, डिस्क्रिप्शन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन में, मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बट बहुत ही बड़ा नहीं, ब्रीफ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो हमारा बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट है, वो वहीं पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे दो जगह एक्सप्लेन करूँगा तो वो चीज़ शायद सही से नहीं होंगी, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दूंगा, जैसे मैंने आपको सेल में दिया था। खैर, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में बी एरोबिक और एनारोबिक। एवेबिलिटी मतलब कि अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है तो दैट्स एरोबिक, अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन को दोस्तों हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बेसिकली एवेबिलिटी के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है अगर किसी प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर, तो उस तरीके की रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक कहते हैं। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और वो रिएक्शन उस जगह पे नहीं हो रही जहाँ पे होनी चाहिए, तो दोस्तों उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो यही प्रॉपर इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आपको समझनी है। उसके दोस्तों यहाँ पे क्या है, इन एनारोबिक ऑक्सीडेशन देयर इज इन कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ द सब्सटेंसेस विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे दोस्तों जो अगर मैं बात करूँ एन कंपैरिजन टू द एरोबिक और एनारोबिक में, तो यहाँ पे जो डिग्रेडेशन होता है किसी भी सबस्ट्रेट का, लाइक ग्लूकोज का या फिर किसी भी चीज़ का, वो उतना ज़्यादा अच्छी तरह से उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। और प्रॉपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें दोस्तों एथिल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब जो एक प्रॉपर डिग्रेडेशन होना चाहिए, जो ग्लूकोज एक हमें हमें ऑब्टेन होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में नहीं हो पाती है। मतलब कि कहने का मतलब जो हमें हमें जो एनर्जी के लिए, जो लिबरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम देखने को मिलती है, जबकि अदर के मुकाबले हमें वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे देख सके तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल अलग किया हुआ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलिसिस दोनों में हो रही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फर्मेंटेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपकी क्रेब साइकिल रन कर रही है। अब दोस्तों ये क्रेब साइकिल तभी रन करेगी जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा, तभी ये चीज़ यहाँ पे ऑपरेट होगी, अदरवाइज इसका फर्मेंटेशन होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देन साइटोप्लाज्म, और बहुत ही कम ऑक्सीजन यहाँ पे, बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रही है, मिल रही है। तो वही चीज़ दोस्तों कि इन एनारोबिक कंडीशन देयर इज इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ सबस्ट्रेट विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है और उसके साथ में हमें कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं, लाइक एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, and energy is liberated. The energy released in the process is much less than produced in anaerobic respiration। मतलब कि यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले बहुत ही कम होती है। मतलब अगर यहाँ पे पर ग्लूकोज हमें 2 ATP मिलता है, तो एरोबिक में हमें पर ATP तकरीबन 32 से 36 ATP जो होती है वो हमें मिलती है पर ग्लूकोज के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को भी आपको काफ़ी अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अगर उसके बाद बात करें दोस्तों, तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन एनारोबिक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड सम मल्टी सेलुलर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। अब दोस्तों ये जो होते हैं ये प्रॉपरली हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एग्जांपल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में, और सारे बैक्टीरिया में नहीं, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं। ये आपका होमवर्क है कि आप हमें बताओगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ईस्ट है,
और सम मल्टीसेलुलर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं लाइक एस्कैरिस, लीवर फ्लूक्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इनके नाम को, एस्कैरिस के। तो ये बेसिकली जो होते हैं ये वो पैरासाइट्स हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, जो कि इस तरीके के फॉर्मेशंस को करते हैं। सिमिलरली मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, इसी तरीके से जो मैमेलियन का जो एरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी जो होता है बेसिकली हमारा, उसमें क्या होता है कि विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। और आपको पता है कि जो हमारी क्रेब साइकिल्स वगैरह है दैट्स अ रन ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया, ETC इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो ऐसे जो सेल्स हैं हमारे जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, कैरिंग ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्रेब साइकिल को रन कराएंगे, और क्रेब साइकिल चलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों वो सारी चीज़ें यहाँ पे लैक होती है, इसीलिए वो इसमें हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि केवल ऑक्सीजन कंपलसरी नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में, जो भी हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होना भी कंपलसरी है। अब अगर दोस्तों दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एरोबिक की बात करूं दोस्तों, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में देंगे। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे कुछ चीज़ बताऊँगा। एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है, आप जानते हो कि ठीक है भाई इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होने के साथ में दोस्तों कि हमें इसका दोनों का कैसे डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है वो देख रहे हैं। पहली बात, इसमें हमें ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली कहाँ पे गई, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ पे हो रही है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में। जबकि ये कहाँ पे हो रही है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब साइकिल कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ये पूरी प्रोसीजर जो होगी दैट्स अ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, ठीक है। अगर जबकि दिस प्रोसेस इज अकर इन साइटोप्लाज्म। लेकिन ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा जो होता है वो बेसिकली क्या है कि ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों जगह होगी। जब तक ये ग्लाइकोलिसिस हो रही है तब तक दोस्तों ये साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये चीज़ हमारी क्रेब साइकिल में पहुँचेगी, यहाँ से ग्लाइकोलिसिस से क्रेब, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसीजर पहुँचेगी या फिर जो ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इस साइकिल का ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, मैं पूरा तो नहीं बता सकता लेकिन फिर भी आपको बता दूं, ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो आएगा क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारी क्रेब साइकिल रन होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा, और दोस्तों उसके बाद हमें 36 ATP पर ग्लूकोज मिलेगा। ये इस रेस्पिरेशन को, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन के इंटरनल रेस्पिरेशन को अगर मैं बात करूँ तो ये रेस्पिरेशन कैसा है, इंटरनल है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हम नॉर्मली लंग्स तक ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन लंग्स में जो हमारी ऑक्सीजन आ जा रही है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नासा से हमारे लंग्स तक आ रही है, मतलब नाक से हमारे फेफड़ों तक अगर लंग्स तक आ रही है गैस, तो दैट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। लेकिन अगर वो चीज़ अब वहाँ से क्या होगा, हार्ट उसको कलेक्ट करेगा गैसेस को, और कलेक्ट करने के बाद पंप करेगा थ्रू द बॉडी, थ्रू द ब्लड इनटू द बॉडी, पूरे बॉडी में, ठीक है। अब जब वो पूरे बॉडी में उस चीज़ को सेंड करेगा तो अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन उसने कैरी किया ब्लड ने, अब वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारे जो ज़रूरी जिस सेल को ज़रूरी होगी ऑक्सीजन, वो उसको कैरी कर लेगा ऑक्सीजन को, और फिर डिग्रेडेशन वगैरह या फिर ग्लूकोज बनाने में उसको यूटिलाइज़ करेगा। तो ये जो ब्लड से जो सेल में जा रही है, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा सेल इंटरनल रेस्पिरेशन। जबकि जो नौसा से केवल लंग्स तक आ रही है, लरिंग्स, फरिंग्स, ब्रोंकियोल्स, एयर एल्वियोलाई, इन सब के रास्ते आ रही है, वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो इसी चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देयर इज़ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं जाना है कि डिफ्यूज़न क्या होता है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। आपको डिफ्यूज़न नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्रीवियस वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी में जाओगे तो वहाँ पे डिफ्यूज़न ऑस्मोटिक वगैरह है, तो आप एक बार उसको देख लो, चाहे तो नहीं देखो तो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ जान लो, हाइयर से लोअर की तरफ आना ही डिफ्यूज़न है। मतलब अगर कोई गैस बाहर ज़्यादा है तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी,
मतलब ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगी। लाइक मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ था ना, जैसे चना है, अगर आप सूखे चने को देखो तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत कम है, लेकिन जब आप उसे लोटे भरे पानी से भरे किसी बर्तन में रख देते हो या फिर किसी लोटे में रख देते हो तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि लोटे के अंदर तो पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो मूव कर जाता है चने में, और चना जो होता है उसके अंदर वाटर का बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, वो अपटेक ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर जब एयर्स कम होती है, ठीक है ना, जब एयर्स कम होती है तो वो क्या होता है कि हम एयर्स कम होती मतलब जो हम अपने जो हार्ट जो लंग्स का जो वॉल्यूम है, जब उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एयर जो होती है कम हो जाती है उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो अंदर एयर कम, बाहर की तरफ ज़्यादा, तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ से एयर को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो क्या कहते हैं उसको, इक्वालिटी है जो प्रेशर को बैलेंस करने की, वो दोस्तों डिफ्यूज़न पे डिपेंड करती है। अब उसके बाद एयर एंड वाटर मीडियम एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दैट मीडियम। और दोस्तों इसी तरीके से कहते हैं कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट एयर और वाटर मीडियम के द्वारा हम लोग लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मछलियों में तो वहाँ पे भी तो आपको यही चीज़ देखने को मिलता है, एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दैट मीडियम। और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एयर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहाँ से रिमूव कर देते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूज़न, और ये सभी के सभी प्रोसेस डिफ्यूज़न के द्वारा होती है अक्रॉस द जनरल बॉडी और रेस्पिरेटरी सरफेस। इट इज़ प्योरली फिजिकल प्रोसेस विच डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न। मैंने कहा नहीं आपको डिफ्यूज़न आना चाहिए। एंड द प्रोसेस इज़ नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। दोस्तों डिफ्यूज़न की प्रोसेस में या फिर गैस के एक्सचेंज की प्रोसेस में किसी तरीके की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, वरना तो हम सांस लेते लेते ही हमारी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों अगर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे चलना है ना, तो उसमें एनर्जी को आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी थोड़ी सी यूज़ होती है, नो एनर्जी प्रोड्यूस। इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन इंटरनल रेस्पिरेशन देयर आर बोथ ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव एंजाइमेटिक रिएक्शन बाय विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू मेंटेन द वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़। दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, हमारी एंजाइम्स ये दोनों हो सकती हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव एंजाइमेटिक रिएक्शन भी होती हैं, कहते हैं बोथ ऑक्सीडेटिव भी हो सकती हैं और नॉन ऑक्सीडेटिव भी हो सकती हैं। विच एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल टू मेंटेन द वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो एनर्जी बनती है उससे हमारी जो सेल है वो कई तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि विदाउट एनर्जी सेल डाई। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स इज इट इज़ अ साइकोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। यहाँ पे इस प्रोसेस में मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती दिखती है, जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमें ऐसा नहीं दिखता है। इंटरनल रेस्पिरेशन इम्प्लाइज नंबर 1 ऑक्सीजन अपटेक बाय टिश्यू। यहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन है, मैंने पहले ही कहा कि उसको ब्लड क्या करेगी, कैरी करेगी, देन गिवन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, और यहाँ पे क्या करेगी, दे देगी। नंबर 2 टिश्यू ऑक्सीडेशन बाय वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू है वो क्या करेगी, उसमें कई तरीके के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल जैसी पाथवे को रन करते हैं। नंबर 3 है उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन फ्रॉम टिश्यू सेल्स। और जब प्रोसेस डन हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जब ये प्रोसेस यहाँ पे डन हो जाएगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, जिसे फिर से हमारी जो ब्लड सेल्स है वो कैरी करेगी और कैरी करके उसे दूसरे को दे देगी। ठीक है, तो मतलब कि फिर से उसको कैरी करेगी ब्लड सेल्स और उसको ले जा करके लंग्स के एल्वियोलाई तक ड्रॉप कर देगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखा कि किस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। अगर मैं बात करूँ इनके डिफ्रेंशिएशन की, तो दोस्तों इनके डिफ्रेंशिएशन को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आ सकते हैं जैसे कि हमें इसके पाथवे को, छोटे से पाथवे को ध्यान में रखना है। ये चीज़ ज़रूर रखना है कि इसमें कितने होते हैं, इसमें पर कितने होते हैं, किसका डिग्रेडेशन होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्रेब साइकिल इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कुछ एग्जांपल्स एनारोबिक एरोबिक का किस में होते हैं, कुछ एनारोबिक के एग्जांपल पढ़ लेना, कुछ एरोबिक के पढ़ लेना, ऐसे छोटे मोटे सवाल। और बाकी दोस्तों अगर इससे सवाल आता है तो मेरे हिसाब से वो सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर बायोएनर्जेटिक का होगा और वो इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। अब मैं दोस्तों अगर बात करूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो कई तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और दोस्तों सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।